नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 12वीं विषय इतिहास अध्याय 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उसके आगे के महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रखने योग्य बातें। पहला, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में वापस आए। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार अहिंसात्मक विरोध के अपने विशेष तरीके का प्रयोग किया, जिसे सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चौथा, 1905 से 1907 में पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने कुछ नेताओं को पहचान दी, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ये तीनों नेताओं को बाल लाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा, बाल लाल पाल को गरम दल का नेता एवं गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना को नरम दल का नेता माना जाता था। छठवां, नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अपने अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, जिसे दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी कहा जाता है। इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सातवां, सन 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया, जो बिना जांच के कारावास की अनुमति देता था। आठवां, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अगला बिंदु है, रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बनकर अब बने। इनकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 10वां, इस्लाम के सबसे बड़े नेता और खलीफा तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। इस कारण से खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 11वां, गांधी जी इस आशा से कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ने से भारत के दो प्रमुख धर्म हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर ब्रिटिश शासन का अंत कर देंगे, इस उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग बना दिया गया। अगला बिंदु, सन 1857 के विद्रोह के पश्चात असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार अंग्रेजी शासन लड़खड़ाते हुए दिखाई दी। 13वां, फरवरी 1922 में भारतीयों के एक समूह ने चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिसों के द्वारा उकसाए जाने पर पुलिस स्टेशन में आक्रमण कर आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 14वां, 26 फरवरी 1930 को देश में पहली बार विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15वां, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र की मांग की। अगला बिंदु, 1942 में किप्स मिशन भारत आया। किप्स मिशन से बातचीत के दौरान कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ब्रिटिश कांग्रेस का समर्थन चाहती है तो उसे वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा, जो बात किप्स मिशन को मान्य नहीं थी। अगला बिंदु, किप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया। अगला बिंदु, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, अतः वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसकी असफलता के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए मुस्लिम लीग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जिसमें पूरे भारत हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए।
20वां फरवरी 1947 में वॉवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने घोषणा की कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, परंतु इसका धर्म के आधार पर इसका विभाजन कर दिया जाएगा और दो राष्ट्रों का निर्माण किया जाएगा। अगला बिंदु, हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। अगला बिंदु, पश्चिम सीमांत प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफार खान ने किया गया था। इस कारण से उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 23वां, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया गया, जिससे बहुत से लोगों की जानें चली गई। 24वां, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर जोर देने के लिए बुलाया गया। एक राष्ट्रव्यापी विरोध और आम हड़ताल था। इस दिन का उद्देश्य मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले एक देश के दावे को उजागर करना था, जिसे मुस्लिम लीग ने हिंसक प्रदर्शन के माध्यम से हासिल करने की योजना बनाई थी। 25वां, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक के बाद भारत के मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। तुर्की साम्राज्य के सुल्तान को पद को समाप्त होने से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। 26वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई लोग इस प्रतिबंध से अनजान थे। वे वैसाखी के त्यौहार के लिए मनाने के लिए एकत्र हुए थे। ब्रिटिश भारतीय सेना के कर्नल जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थे लोगों पर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए। अगला बिंदु, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित एवं राजनीतिक समझौता था, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई मांगों के अंतर्गत आंदोलन में शामिल लोगों को रिहा करना, जिन्हें कैद किया गया था, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार देना, आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति को वापस करना था। कांग्रेस के द्वारा मान्य की गई बातें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आएगी। इसी के कारण से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए लंदन गए। 28वां 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य घोषित करना था। इससे पहले कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस घोषणा ने आंदोलन के उद्देश्य को सीमित स्वायत्तता से बदलकर पूर्ण स्वतंत्रता कर दिया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया, जो पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प का एक प्रतीकात्मक क्षण था, और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी कारण से बाद में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि इस ऐतिहासिक तारीख के महत्व को बनाए रखा जा सके। इस अधिवेशन ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगामी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की पृष्ठभूमि तैयार की। अगला बिंदु है स्वराज पार्टी, जिसे स्वराज दल भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इसका गठन देशबंधु चित्तरंजन दास, जिसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू, जो कि सचिव के रूप में कार्य करते थे। स्वराज दल का गठन मुख्य रूप से महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उत्पन्न हुए मतभेद के कारण हुआ था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे कांग्रेस के कई बड़े नेता निराश और असंतुष्ट थे। स्वराज दल का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार के कार्यों में बाधा डालना, सरकारी बजट को अस्वीकार करना और जनता की शिकायतों और मांगों को विधान परिषद में उठाना था।
अगला बिंदु है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण नामक स्थान पर बिहार में किया गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला और अंतिम बिंदु, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। किसी भी तरह से कोई भी परेशानी हो या प्रश्नों के उत्तर न मिल रहे हों तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।